भारत के लिए navigating the relationship with both China and America will be the biggest geopolitical challenge. भारत का जो इस वक्त bilateral relationship अमेरिका के साथ काफ़ी uneven हो गया। The American led Western Alliance जो कहते हैं ना छितर गया है। यूरोप के जो नेटो कंट्रीज हैं उनको भी अमेरिका के ऊपर विश्वास करना थोड़ा कठिन हो रहा है। ये जियोपॉलिटिकल चर्न रूस यूक्रेन वॉर से भी पहले की बात है। जब शीत युद्ध खत्म हुआ था, that was a very major event. Soviet Union collapses. Russia is the inheritor, but it does not have the same geography. It does not have the same economy. It does not have the same political credibility. 91 दिसंबर में शीत युद्ध खत्म होता है। सितंबर 2001 में ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक होता है, ओसामा बिन लादेन, अल कायदा वगैरह। अमेरिका लाइड टू द सिक्योरिटी काउंसिल दैट दे हैव प्रूफ और एविडेंस कि इराक इज एक्वायरिंग वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। उस वक्त वहां पे राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। अमेरिका लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। इंडिया हैज पोटेंशियल, इंडिया हैज पेडिग्री, but we are really not a powerful country in the real context of global power. Militarily, we are still very dependent on foreign suppliers. Correct. हिरोशिमा नागासाकी तो एक प्रकार से बड़े सिंपल बॉम्ब थे। अभी हमारे पास जो वेपन की एक्सप्लोजिव है, न्यूक्लियर वेपन की, वो 1000 गुना ज्यादा है। The weapon can get detonated either accidentally or in anger. Either way, the world is going to get finished. आजकल के लीडर्स के ऊपर आपको विश्वास भी नहीं कर सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखिए, पता नहीं कब क्या करेंगे। चाइना इज ओनली फोकस्ड ऑन अ यूनिपोलर एशिया। नो जापान, no India. United States has always been empathetic, supportive of Pakistan. Pakistan's geography gives it a very, very distinctive geostrategic relevance for America. India's GDP, $5 trillion आपने GDP बना दिया. That GDP does not translate into significant per capita. अमेरिका के साथ एक जमाने में हमारे रिश्ते बहुत ही खराब थे. निक्सन साहब ने इंदिरा गांधी के ऊपर इस प्रकार का शब्द उन्होंने प्रयोग किया था जो कि कहने में भी शर्म आती है। डू यू थिंक कि आने वाले कुछ सालों में व्हील 3 या वर्ल्ड वॉर 3? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है चित्रपू उदय भास्कर जी। ये पॉडकास्ट एक जियोपॉलिटिकल स्पेशल है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे भारत अमेरिका के सामने खड़ा होगा, अमेरिका के टैरिफ्स को चुनौती देगा, किस तरह से ये पूरा एक डायनामिक प्ले आउट होने वाला है भारत के लिए। हमने ये भी डिस्कस किया कि आने वाले दिनों में क्या भारत और चीन के रिश्ते रिकैलिब्रेट होंगे। उदय भास्कर जी एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है जिन्होंने इंडियन नेवी में सर्व किया था और वो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी अफेयर्स के एक क्रिटिक भी है। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इनसाइट्स मिलेंगे, जियोपॉलिटिकल इनसाइट्स, जो आपको बताएंगे कि भारत का फ्यूचर क्या होने वाला है और पूरी दुनिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि एंड में हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन इन 3, 2, 1। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। दिस इज़ वन ऑफ दोज पॉडकास्ट जहाँ पे हम जियोपॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे कि क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि व्हेन वी सॉ कि इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ वॉर जो एक शुरू हुआ, उसके बाद में बहुत रैपिडली चीज़ें बदली है, डेवलपमेंट्स हुए हैं। एस जयशंकर जी वॉज इन रशिया, वहाँ से उन्होंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। यूएस से नवारो एक स्टेटमेंट देता है, देन निकी हेली एक देती है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बोलता है। इंडिया एंड चाइना सीम टू बी रिकैलिब्रेटिंग देयर रिलेशनशिप। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो रही है। बट सर, अगर कोई एक इन्फ्लिक्टिंग पॉइंट हमें चूज़ करना है कि ये जो अभी हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं ये शुरू कहाँ से हुए एंड कैसे हुए, तो शायद ये इंडिया यूएस की वजह से ही हो रहा है सब, जो टैरिफ वॉर चालू हुआ। सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया है आपके पॉडकास्ट में भाग लेने के लिए। आई हैव हर्ड अबाउट योर प्लेटफॉर्म बट समहाउ आई हैव नेवर हैड अ चांस टू मीट यू और नो अबाउट इट, सो थैंक यू। जो आपने पूछा है और जिस प्रकार से आपने इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिक्स का खास जो आपने जिक्र किया है, अगर उसको एक शब्द में उसका वर्णन अगर करना है तो हम यही कह सकते हैं कि काफ़ी उथल हो रहा है। एक प्रकार का मंथन है ये, जो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ जियोपॉलिटिकल चर्न दैट इज़ टेकिंग प्लेस एंड इन मेनी वेज परहैप्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो चर्न है इस वक्त तो
दिखाने के लिए, या द विजिबल एस्पेक्ट सीम्स टू बी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कि अमेरिका में जब से राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे टर्म पे आए थे जनवरी में, काफ़ी ये उथल जो है वो बढ़ गया है। परंतु मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि ये जो चर्न है, ये जो मंथन है, ये उथल की जो हम बात कर रहे हैं, इसका शुरुआत काफ़ी पहले हुआ है। ओके। अभी ये कॉम्प्लेक्सिटी की बात है। कई सारे जानकारों का कहना है कि ये यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था, व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, तब से शुरू हुआ था। एंड यहाँ पे एक छोटा सा जो नवारो का स्टेटमेंट है, ही रिसेंटली सेड कि द पीस फॉर यूक्रेन इट गोज थ्रू न्यू दिल्ली। करेक्ट, बिल्कुल। उन्होंने तो पूरा आरोप दिल्ली के ऊपर डाला है, सेइंग दैट बिकॉज ऑफ इंडिया एंड द फैक्ट कि इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, those are the funds that are enabling President Putin to wage the war वगैरह, which basically बेबुनियादी है। परंतु वो वहाँ के काफ़ी बड़े मिनिस्टर है, तो उन्होंने कह दिया ये। उनका आर्टिकल आपको याद होगा फाइनेंशियल टाइम्स में। इट वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ, आई वुड से, द वे इन विच दे आर अटैकिंग इंडिया। हालांकि फॉर दैट आई थिंक आवर फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर गिव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, ट्राइंग टू रिमाइंड देम कि इट वाज एट अमेरिकन सजेशन that India had entered into this deal with Russia, ताकि एक प्रकार से मार्केट को भी स्टेबलाइज करें। और दूसरा, उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि इट इज़ नॉट इंडिया विच इज़ द बिगेस्ट बायर ऑफ ऑयल और क्रूड फ्रॉम रशिया, इट इज़ चाइना वगैरह वगैरह। करेक्ट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो शुरुआत है, ये जियोपॉलिटिकल चर्न, ये रूस यूक्रेन वॉर से भी पहले की बात है। अगर आप इसको बुनियादी तौर से देखें तो मैं कहूँगा कि जब शीत युद्ध ख़त्म हुआ था, वी आर टॉकिंग अबाउट दिसंबर 1991, दैट वाज अ वेरी मेजर इवेंट। एक प्रकार से मैं कहूँगा इट वाज अ वेरी टेक्टोनिक इवेंट, पर काफ़ी अनॉमलस था, यानी कि इट वाज वेरी वेरी डिस्टिंक्टिव। क्योंकि इतना कोल्ड वॉर में जो दोनों पक्षों ने अपना सैनिक क्षमता को इतनी बढ़ोतरी दी है, इतने बिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किया था, बड़े भयंकर न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स का भंडार उन्होंने बनाया था। परंतु शीत युद्ध जिस प्रकार से ख़त्म हुआ था, इट्स ऑलवेज रेफर्ड टू एज अ वेरी अनॉमलस डेवलपमेंट। बार बार आपको याद होगा जब हम अनॉमलस डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्कूल में क्लास 8 और क्लास 9 में हमारे ज़माने में वो बताते हैं दैट वाटर एक्सपैंड्स एट 4 degrees, राइट, सो द पाइप विल बर्स्ट। सो दैट वाज कंसिडर्ड टू बी एन अनॉमलस डेवलपमेंट। तो उसी प्रकार से शीत युद्ध वाज अनॉमलस, द एंड, बिकॉज नॉट अ शॉट वाज फायर्ड. Despite the fact that the United States and the former Soviet Union had such a huge military arsenal, the war ended without one shot also being fired, and that was the anomaly because of President Gorbachev, President Reagan, वगैरह. From there, I would say, you could see the beginning of the geopolitical churn, meaning Soviet Union collapses. Russia is the inheritor, but it does not have the same geography. Correct. It does not have the same economy. It does not have the same political credibility, largely because of the economic and financial meltdown that takes place immediately after the ruble. उदाहरण के लिए, शायद आजकल के जो ज़माने की जनरेशन को शायद याद भी नहीं होगा, at one time the ruble used to be stronger than a dollar. Correct. At the height of the Soviet sort of what you might call aspiration, हालांकि it was a completely, जो कहते हैं ना, मेक बिलीव काइंड ऑफ करेंसी, बिकॉज द वे इन विच द रूबल वॉज सपोर्टेड डिड नॉट फॉलो एनी इकोनॉमिक लॉजिक. बट दे वर वेरी प्राउड दैट एट वन टाइम द रूबल वॉज स्ट्रॉन्गर देन अ डॉलर. आई थिंक द इक्वेशन वॉज $1.2 to a Soviet ruble. When the Cold War ended, and if you remember, Prime Minister Narasimha Rao was our Prime Minister at that time, we were in the beginning of the economic liberalization वगैरह, the ruble had crossed 10,000. Just to give you an example of how bad the situation was, when I say that the profile of Russia has changed. So the fault lines to my mind start from there. Okay. And then the next big धक्का, आपको अगर आप इसको टेम्पोरल तरीके या कैलेंडर के मुताबिक अगर आप देखेंगे, समय के मुताबिक, 91 दिसंबर में शीत युद्ध खत्म होता है. सितंबर 2001 में ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक होता है, ओसामा बिन लादेन, अलकायदा वगैरह. व्हाट इट डज कॉन्सेप्चुअली, जब हम मंथन की बात कर रहे हैं, इट इंट्रोड्यूसेस द नॉन स्टेट एक्टर. एट दैट टाइम इट वाज द अलकायदा. इट वाज आल्सो
the way in which the non-state entity, supported by various other forces, including the ideology वगैरह, they were able to use the aircraft at that time in a very innovative way and completely stun, shock America. आप जो कहना चाहते हैं, that is the beginning of the global war on terror. तो 91 आपका शीत युद्ध खत्म हुआ है, 2001 आपका ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ है. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स इफ यू सी, उसके बाद अफगानिस्तान के बाद हमला होता है, उसके बाद इराक के ऊपर हमला होता है 2003 में. एंड दैट ऑल्सो इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट टू मी, बिकॉज 2003 में जब अमेरिका, उस वक्त उनके राष्ट्रपति जॉर्ज बुश साहब थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बयान दिया था. उनके उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जनरल कॉलिन पावल. ओके. और उन्होंने गलत वहाँ पे जो कहते हैं बयान दिया था. बेसिकली अमेरिका लाइड टू द सिक्योरिटी काउंसिल दैट दे हैव प्रूफ और एविडेंस कि इराक इज एक्वायरिंग वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, WMD. करेक्ट. उस वक्त वहाँ पे राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन. तब से मैं कहूँगा कि दैट वाज अनदर इन्फ्लेक्शन पॉइंट कंट्रीब्यूटिंग टू दिस ग्लोबल चर्न, दैट अमेरिका लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी. करेक्ट. एंड मतलब जिन लोगों को पता नहीं है, दे शुड एक्चुअली रीड द हिस्ट्री की एक्चुअली अमेरिका वहाँ पे करके आ रहा था. बिकॉज सद्दाम हुसैन के जो सबसे बड़े वॉर क्राइम्स है वो तब हुए जब वो उन्हीं का दोस्त था. बिल्कुल बिल्कुल. जब उनका याद ईरान इराक वॉर जब हुआ था, द वेस्ट वाज सपोर्टिंग इराक. करेक्ट. So these are all the complexities of geopolitics, both at the regional and the global level. So my point as an analyst is कि उसके बाद अमेरिका की जो विश्वसनीयता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, वो सिकुड़ जाता है. एक प्रकार से जो जंग अमेरिका ने शुरुआत किया था अफगानिस्तान में, और 20 साल चला, 2001 से लेके, आपको याद होगा जब से बाइडेन साहब ने वापस तालिबान को बुलाया था, दैट्स अनदर वेरी अनोमलस वॉर. करेक्ट. कि अमेरिका वहाँ गया था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर कि हम तालिबान को हटा देंगे, और बाइडेन साहब की हुकूमत में उन्होंने एक प्रकार से उनको स्वागत किया था, वापस तालिबान को काबुल की जो सत्ता है उन्होंने सौंप दिया था. पर उस 20 साल में 2001 से लेके 21 तक एक तो अमेरिका की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो सिकुड़ गया. दूसरा, अमेरिका का जो इमेज है वो कलंकित हो गया. दैट अमेरिका लॉस्ट क्रेडिबिलिटी. एंड सेकेंडली, जिस प्रकार से उन्होंने जंग को किया था वहाँ पे अफगानिस्तान के लोगों पे ऊपर, इराक, सीरिया, वो पूरा वेस्ट एशिया का जो उथल है, अगर आप अभी जो इस वक्त गाज़ा में हो रहा है उसका जड़ अगर आप ढूंढेंगे तो उस ज़माने का जड़ है. इवेंट्स ऑफ दैट टाइम led to the regional churn in West Asia, leading to Hamas attack of October 7 and what follows then. So, हालांकि मैंने बहुत समय लिया है, पर जब आपने कहा कि ये जो जियोपॉलिटिकल चर्न या मंथन कहाँ से शुरू होता है, मैं कहूँगा शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद, उसके बाद उसके अलग अलग रूपरेखा में आप उसको इस वक्त देख पा रहे हैं. रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन इज़ वन मैनिफेस्टेशन. Hamas attacking Israel, it is a terror act, मैं उस पर कोई दो राय नहीं है. That is one manifestation. Israel attacking Iran for its nuclear assets is another manifestation. So in short, I think what we are seeing now with the arrival of President Donald Trump in the White House for a second term, उन्होंने भी ऐसा कुछ अपना एक टेम्पलेट बनाया है जो कि एक प्रकार से बहुत अजीब है. लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि उनका उद्देश्य क्या है. एक वक्त उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ अपने संबंधों को बेहतर करेंगे ताकि हम रूस को चीन से थोड़ा हटा दें. करेक्ट. और उनको ब्रिक्स से बहुत चिढ़ है. खास रूस, भारत और चीन का जो कहते हैं RIC, ब्राज़ील में भी उसमें शामिल है, साउथ अफ्रीका भी है. पर जो शक्तिशाली देश है इस गुट में वो है रूस, चीन, भारत. और अभी जो SCO समिट होने वाला है, जिसके लिए हमारे मोदी साहब भी जाएंगे चीन में, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो इस फ्लक्स में, इस उथल में अभी जो नया बन रहा है वो इस प्रकार का है कि जो द अमेरिकन लेड वेस्टर्न अलायंस इज़ नाउ बिकमिंग अ बिट, जो कहते हैं ना, छितर गया है. क्योंकि यूरोप के जो नेटो कंट्रीज़ है उनको भी अमेरिका के ऊपर विश्वास करना थोड़ा कठिन हो रहा है, खास यूक्रेन के संबंध में. और वहाँ जापान भी थोड़ा चिंतित है. मोदी साहब अभी जापान गए थे कि क्या अमेरिका के ऊपर वो उतना विश्वास कर पाएंगे या नहीं. जब
when President Trump is not able to assuage the concern of his NATO allies Right. in relation to Ukraine, one can understand why Japan is also having second Correct. thoughts about credibility Correct. of America's guarantees, assurances. And so so- India is in the same spot. you know. एग्जैक्टली एंड इफ लोगों ने ट्वीट देखा होगा जो मैक्रॉन ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, उन्होंने वहाँ पे नेटो के बारे में तो बात की थी एंड उसके अंदर जो लास्ट लाइन था इट वाज अबाउट ब्रिक्स, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि एक नेटो एलाय ब्रिक्स के बारे में बात कर रहा है. एंड उससे बहुत सारे लोगों ने बोला कि शायद हो सकता है जो ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाला है आई थिंक 26 में, वहाँ पे हो सकता है फ्रांस वुड बी इन्वाइटेड फॉर दैट एज वेल. तो ये तो क्लियरली दिखाता है कि जो अमेरिका के खुद के एलाइज है, नेटो के जो एलाइज है, वो ही अब उसमें रहने के लिए थोड़ा डाइसी होने लग रहा है. एंड दे आर स्टिल फिगरिंग आउट कि अमेरिका एक्चुअली किसके साइड से अब खेल रहा है, कि वो खुद के लिए खेल रहा है या किसी और के लिए. तो दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज. No, you're right. I think that's a very good observation. अभी इस वक्त I think that's the point. See, I remember at the end of the Cold War, मैंने एक formulation किया था उस वक्त theoretically, conceptually, कि Cold War was about bipolarity. दो ही पक्ष थे. यूएसएसआर US led Western Alliance and on the other side you had the USSR जिसको Warsaw Pact कहते थे. Correct. एक प्रकार से तीसरा पोल था बट वो हल्का सा था, वो है नॉन अलाइंड नेशंस. पर अगर आप इसको जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री कैपेबिलिटी के फिल्टर या प्रिज्म से देखेंगे, दो ही थे. बाइपोलैरिटी, यूएस वर्सेस यूएसएसआर. नॉन अलाइंड वाज एन ऑब्जर्वर. शीत युद्ध जब खत्म हुआ था, मेरा ये फॉर्मुलेशन था दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टू अ काइंड ऑफ हेक्सागन. यानी कि बाइपोलैरिटी वाज टू पावर्स, हेक्सागन या शतकोण कह सकते हैं आप, 6 एलिमेंट्स, जिसमें 3 जो अंग हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हैं. वो है अमेरिका क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है, और रूस. दोनों के पास जो परमाणु हथियार है बराबरी में है. तीसरा है चीन, क्योंकि उस वक्त चीन जो है उन्होंने अपना उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट किया था कि वो हर एक प्रकार का जो क्षमता है वो प्राप्त करेंगे, और वो जियोपॉलिटिकली वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसके मुताबिक वो आगे बढ़ेंगे. और तीसरे जो यानी कि बाकी जो 3 अंग थे वो है यूरोपियन यूनियन जो कि अमेरिका के कैंप या पक्ष में है, जापान विथ आसियान जो कि इनके पक्ष में है अमेरिका, एंड नंबर 6 इन द हेक्सागन और द शतकोण इज इंडिया. तो मैं बार बार उस वक्त कहता था दैट इंडिया इज द स्विंग स्टेट, मीनिंग दैट जो जियोपॉलिटिकल तनाव है जो कि स्वाभाविक है वो हर एक बार वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच में रहेगा, क्योंकि मॉस्को को पता है कि वॉशिंगटन के पास उतनी क्षमता है जिससे वो उन्हें ख़त्म कर सकते हैं. उसी प्रकार से वॉशिंगटन में चिंता है कि मॉस्को के पास इस प्रकार का भंडार है मिसाइल तथा महाविनाशक हथियारों का जिससे वो भी नष्ट हो सकते हैं. तो वो तनाव तो रहेगा. दैट इज़ ऑटोमेटिक, यानी कि यू कांट चेंज दैट. इट इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स. चाइना इज़ द न्यू एंट्रेंट. तो उस वक्त मेरा जो निष्कर्ष या इन्फ्रेंस ये था दैट वी आर गोइंग टू सी द इमर्जेंस ऑफ 2 फोर्सेस, क्योंकि बार बार यही कहा जाता था द ग्लोबलाइजेशन इज गोइंग टू टेक ओवर. एंड आपको याद होगा फ्रांसिस फुकुयामा का एक थीसिस था, द एंड ऑफ हिस्ट्री. कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, आइडियोलॉजी इज ओवर, कम्युनिज्म हैज़ बीन डिफीटेड, democracy has become victorious, free trade will bind all of us together, and the world will have a single hegemon. Who is that hegemon? United States. ये उनका एक प्रकार का थीसिस था. पर हम जानते हैं कि फुकुयामा साहब का एंड ऑफ हिस्ट्री का थीसिस बहुत तुरंत वो बलून जो है वो बर्स्ट हो गया था जब 9/11 हुआ था 2001. राइट. उसके बाद आप देख रहे हैं बाकी जो हमने कहा था. तो भारत का जो स्टेटस है वो बहुत ही खास था एज अ स्विंग स्टेट, क्योंकि भारत का भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, 98 में वी वेंट न्यूक्लियर, 99 कारगिल का युद्ध हुआ था. उसके बाद भारत की जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है वो काफ़ी बढ़ गया था. करेक्ट. इट वॉज बर्निश्ड दैट इंडिया केम अक्रॉस एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट, ऑल द इंडिकेटर्स वर वेरी गुड, कमिटेड टू डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह. But as we moved into the next 2 decades, and I think this is what we are likely to see in the SCO summit, where our Prime Minister, Mr. Modi, will also be there, that जब आपने कहा कि माक्रोन साहब ने जिक्र किया था ब्रिक्स का, the reason is very clear. The world is in a state of flux. Faith in America, faith in the dollar, all of that I think is slowly getting weakened. What is the alternative? So the alternative
again theoretically, is the possibility that these countries, the BRICS countries, are able to form and offer the geopolitical alternative. Correct. It will not be geo-economic. You know, the reason is, again, if you look at the big numbers, आप अगर इनको कल्पना कर सकते हैं, America has the largest single state GDP, True. single Yes, state in yes. the world. European Union as an entity is a close second, but it is not single state. वहाँ पे अलग अलग है, जर्मनी अलग है, फ्रांस अलग है वगैरह. Right. Single state is US. Second largest GDP single state is China. उसके बाद सिंगल स्टेट जर्मनी जापान आते हैं और फिर भारत का वहाँ पे स्थान है. हो सकता है भारत और भी आगे जा टेक सकता ओवर कर लेगा है जल्दी. इन सिंगल स्टेट. हमारा आशा है कि हम तुरंत 5 ट्रिलियन बन जाएंगे इकोनॉमी एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. दिस इज आवर होप. या ऑल इंडियंस आर होपिंग कि हम वहाँ जाएंगे, पर उसमें बीच में काफ़ी चैलेंजेस हैं. So if you look at the BRICS, then it will have 2 entities that are in the first 4 GDP countries. वहाँ पे आपका अमेरिका है, अमेरिका के पक्ष में EU है, यहाँ पे आपका चीन है, भारत है, और यदि बाकी मीडियम पावर्स जो हैं जैसे इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील इज अ मेंबर ऑफ BRICS ऑलरेडी, एंड मे बी द बिग स्विंग स्टेट देन इज जापान. If for whatever reason Japan decides that it will throw its hat into this and ASEAN joins you economically, I'm not talking about military, economically, then you become a viable entity. राइट. And that is the alternative that people like perhaps President Macron are hinting at. But all this is a work in progress. Correct. I think we come back to the point, Jayesh, जो आपने शुरुआत किया था, we are in a state of flux. मंथन चल रहा है. How this will crystallize is a little, I would say, unclear at this point. And President Donald Trump's actions are only adding to the turbulence. Because बार बार कहा जाता है कि हो सकता है that he is going towards a deal with Russia, या whereby there will be rapprochement between Washington and Moscow. Then they will try and deal with China. But I don't think it will happen in such a binary way, is my current reading, that I don't think President Putin's terms will be acceptable, not so much to President Trump personally, but the American establishment. हम बार बार डीप स्टेट की बात करते हैं, right. वहाँ पे भी तो है एक डीप स्टेट. करेक्ट. You बट know. सर हियर्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू कि आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी तक बताई एंड उसमें जो आपने कहा कि आपकी जो थियोरी थी कि वर्ल्ड एक हेक्सागन वाले ग्लोबल Model ऑर्डर बनता की है. तरफ जा रहा है. यस. उसमें आपने कहा कि यूएस, चाइना, रशिया, EU, जापान एंड इंडिया. India is the swing state. करेक्ट. एंड जापान इज विद आसियान. वो If it emerges into its Yeah. own autonomy, because these two nations, I mean, these two parts of the hexagon, the EU is strategically aligned with the United States Correct. or the Western camp. करेक्ट. Japan and ASEAN represent a fairly large GDP put together, but they are also aligned by and large with the US, except countries like Cambodia, Laos, Vietnam, etc. बट सर इफ़ यू रिमेंबर वो एक हेनरी किसिंजर का बहुत फेमस एक स्टेटमेंट था कि दुनिया में 2 पोल्स होंगे. वन वुड बी अमेरिका, सेकंड वुड बी चाइना एंड Correct. फल्क्रम ऑफ जियोपॉलिटिक्स भारत होगा. Correct. नाउ आज हम एक ऐसे हिंदी में उसे एक मोड़ कहते हैं जो वहाँ पे आके खड़े कि जहाँ पे इंडिया इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल एंड जो आप कह रहे हो कि स्विंग स्टेट हो सकता है. तो इसमें ग्लोबल साउथ का भी जो हम एक वॉइस बन गए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. इंडिया को पता है कि हमारे पास में पूरे ग्लोबल साउथ का एक तरह से अप्रूवल है. वी आर वॉइसिंग एवरीथिंग फॉर देम एज वेल. तो ये कितना बड़ा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे आपने कहा जापान के साथ में आसियान जुड़ जाता है, वैसे ही भारत के साथ में ग्लोबल साउथ जुड़ जाता है एंड दैट बिकम्स लाइक अ ह्यूज पावर. नहीं, एक्चुअली जयेश, मैं इसमें हल्का सा मेरा अलग इसका इंटरप्रिटेशन है. इंडिया हैज़ पोटेंशियल, इंडिया हैज़ पेडिग्री, मीनिंग आज़ादी के बाद इंडिया हैज़ ऑलवेज रेज्ड इट्स वॉइस फॉर अ नंबर ऑफ क्रिटिकल इश्यूज विच वर इन ऑपोजिशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्टर्न ब्लॉक एज यू से. ये पंडित नेहरू के ज़माने से लेके आज तक इंडिया हैज़ बीन नोन एज अ कंट्री दैट हैज़ ट्राइड टू project and uphold the issues or values that are relevant to the global south by and large. One good example is the nuclear issue. या At a time when India had no nuclear capability or no really significant military capability, भारत की जो आवाज़ है वो निरस्त्रीकरण, डिसआर्ममेंट, इस प्रकार के मुद्दों को भारत ने उठाया था. एंड इंडियाज़ ग्रेट, आई वुड से, कंट्रीब्यूशन, आपको याद होगा, हालांकि आज के जनरेशन को ये सब पता नहीं है,
but nuclear weapons used to be tested in the atmosphere. Right. India introduced what is called as the test ban treaty. It became a partial test ban treaty because then they went underwater. Even that I personally think was a very very huge mistake for mankind. जिस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग होता था उस जमाने में, बट इंडिया रेज्ड इट्स वॉइस. That was for mankind. That was for humanity. That was for the less powerful countries. So I think that is what I mean by pedigree. India has that characteristic. But in today's context, and I'm saying this, I keep saying that the analyst is like a pathologist. आप अपना ब्लड रिपोर्ट वहाँ दे दीजिए. पैथोलॉजिस्ट वही बताएगा जो आपको माइक्रोस्कोप में देख रहा है. आपका ब्लड शुगर ऊपर है तो वो कह देगा. आपको खुश करने के लिए यह नहीं कह सकता कि साहब नहीं आपका ब्लड शुगर ठीक है. देन उनकी इंटेग्रिटी में कुछ सवाल उठाए जाएंगे. सो लाइक दैट एज एन एनालिस्ट आई ऑफन सी कि मेरा जो इस वक्त आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतनी बारीकी उसको देखना, इतनी गहराई है. माई ऑब्जर्वेशन एज एन एनालिस्ट इज़ दैट इंडिया हैज़ पोटेंशियल, इंडिया हैज़ पेडिग्री, but we are really not a powerful country in the real context of global power. ये क्यों कहते हैं आप सर? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी जो डिपेंडेंसी बहुत है. बार बार लोग कहते हैं that India is very strong militarily. That's not true. Militarily, we are still very dependent on foreign suppliers. Correct. We do not produce a single item in the quality and the quantity. बहुत potential है. आपने ब्रह्मोस मिसाइल बना दिया है. But that is an island. If you look at any country's total missile capability, including India, BrahMos is the exception. Correct. अभी काफ़ी कुछ हो रहा है. When all these are realized, then it's a different story. इस वक्त जो हमारी स्थिति है, we are vulnerable. आप उदाहरण के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट ले लीजिए. करेक्ट. हमारे पास इंजन नहीं है. Correct. आप तेजस LCA जो मर्जी करिए, पर हकीकत वही है जो हमारे एयर चाइना 6th जनरेशन बना रहा है, हम अभी भी 4th पे अटके 5th अब हम बनाएंगे. वहाँ पे we are still struggling. Yeah. So if you anybody who's listening to this podcast wants to get a reality check, please listen to what Air Chief Marshal AP Singh had said about our current state. Our numbers are shrinking. So I'm repeating this point that India is not yet as powerful as it is being made out to be. तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ऑप्टिक्स हैं वो रियलिटी से बढ़ जाता है. Similarly, in the economic domain, we are still not a credible single state in any manufacturing or any technology True. or any R&D. We are dependent. हम एप्पल फ़ोन बनाते हैं. एप्पल फ़ोन विश्व के मार्केट में मान लीजिए $1000 के लिए बिकता है. भारत को मिलता है मुश्किल से 12 से 15. ये हकीकत है क्योंकि ऑल दी वैल्यू चेन में द एडिशन इज बीइंग डन एल्सवेयर. बट these are problems Indian leadership is aware of. We have to overcome that. Hopefully we will. Then India will become more relevant. At the moment हमारा potential है. करेक्ट. हमने सोचा कि अमेरिका के साथ मैरिटाइम डोमेन में क्वाड का कुछ बनेगा. क्वाड आप जानते हैं इज दोज 4 countries: यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. It was supposed to be a credible kind of group in the Indo-Pacific. Logic being that China's rise is going to have a very strong maritime component. China, like India and the other major powers, has a dependency on the maritime routes for sea lines of communication. आगे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, बार बार हम कहते हैं कि अभी जो नया कॉन्टेस्टेशन होगा टेक्नोलॉजी में, अभी तक तो मैरिटाइम डोमेन था. मैरिटाइम डोमेन इज सीमा पार. तो पिछले 500 साल से जिस शक्ति ने ओशंस एंड मैरिटाइम जो उनकी डोमिनेशन थी, सत्ता उनके पास था. शुरुआत हुआ था पोर्चुगल में, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, उसके बाद अमेरिका. इन देशों के बीच में उन्होंने पूरे ग्लोबल साउथ को आम तौर पे उन्होंने कॉलोनाइज कर दिया था. भारत एक उदाहरण है, ब्राज़ील एक उदाहरण है, अफ्रीका एक उदाहरण है. नाउ द न्यू पावर इज गोइंग टू कम, नॉट जस्ट द मैरिटाइम डोमेन. पुराने ज़माने में द मैरिटाइम डोमेन यूज्ड टू बी कॉल्ड द ग्लोबल कॉमन्स. करेक्ट. नाउ वी हैव द न्यू ग्लोबल कॉमन. व्हाट विल दैट बी? It will be an extension from maritime to space, to cyber, to spectrum. And in that context, the underwater domain is going to become very, very critical. So the new contestation is going to be all these AI, new chips, semiconductors, वगैरह वगैरह, whatever that will do. Already warfare is changing. हमने यूक्रेन के वॉर में देखा है, इसराइल और हमास के बीच में देखा. The drone is the symbol.
ऑप सिंदूर में भी देखा हमने, हाँ, drones का सिंदूर use, में भी yeah. देखा हमने. So warfare is changing. Hmm. So all these things will take time. Hmm. But when they crystallize and you have a new template, India will not be on the top because technologically we are still dependent. आपने वो पूरा चिप्स का कहानी सुना है. We are nowhere near where the global leaders are. Who are the global chip makers who are right on top? China United is one, States, yeah. Taiwan, China, Japan, etc. EU has started. Hmm. India is at level 7 or level 8. And we don't have the investment. We don't have the technology. So this is where I keep saying, we should be objective. Hmm. We should be aware of our inadequacies and also take pride from the fact कि हमारे पास potential है. पूरा विश्व का जो I would say almost 60 to 70% of the HR, Hmm. जो दिमाग की जो बात होती है, भारत is supplying that. If you look at it totally, चाहे आप बेंगलोर में काम कर रहे हैं, हैदराबाद में, चेन्नई में या पुणे में या आजकल छोटे शहर भी आ गए हैं, they are all part of the global chain. Hmm. But the R&D, the patent, the value is coming out of Stanford, Correct. California, maybe in some other parts of the world. We have not been able to create that kind of ecosystem for excellence in our country. Modi साहब ये जानते हैं, Indian leadership at the appropriate level knows about it, but this has to be a collective effort. True. Don't mind my saying this, Jayesh, I want to be very hopeful, but I keep saying, in India, ये जो integrity की बात है, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, Hmm. आप जो भी काम करें, आप चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो या आप किसी दफ्तर में बाबू रहे हैं या आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हर एक जो जिम्मेदारी के साथ एक दायित्व होती है, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी. आप सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हो सकते हैं, आप फौज के अध्यक्ष हो सकते हैं, आप मीडिया के एडिटर महोदय हो सकते हैं, बट एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विथ इट्स ओन टेम्पलेट ऑफ प्रोफेशनल इंटेग्रिटी. वी हैव लॉस्ट दैट समवेयर इन इंडिया एंड द रीज़न आई से दैट, मैं दिल्ली में रहता हूँ, भारत का ये राजधानी है. हमारे रिवर को देखिए, यमुना रिवर. Correct. फॉरगेट अबाउट बीएमसी एंड मुंबई में जो होता है मॉनसून के टाइम पे, हर एक मॉनसून में दिल्लीज कैपिटल इज फ्लडेड. Hmm. लोग जो दिल्ली में रहे हैं वो 40-50 साल से कहते हैं कि साहब मिंटो ब्रिज हर एक बार ऐसे ही होता है, आज भी हो रहा है. टू से दैट कलेक्टिवली वी कैन नॉट डू इट इज टू एक्चुअली, आई थिंक, क्लोज आवर आइज टू आवर ओन इनएडिक्वेसी. सो अनलेस वी एक्सेप्ट इट, आई थिंक ये बार बार जो हम पोटेंशियल की बात करते हैं, वी विल नॉट बी एबल टू रियलाइज इट, Hmm. एंड दैट वुड बी द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया. करेक्ट. इनफैक्ट जो आजकल पॉपुलर पॉलिटिकल पार्लांस में जो हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, ऑफ कोर्स वो हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो आपने बात कही कि यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. करेक्ट. बट जयेश, ये विश्व गुरु भी जरूरत से ज्यादा हम एम्फेसिस दे रहे हैं. आप ऑफ कहाँ कोर्स गुरु हैं? ऑफ कोर्स आई एम सेइंग कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया, आई Yeah. एम अ प्राउड हिंदू, आई Yeah. एम प्राउड ऑफ माय रिलीजन वगैरह वगैरह. पर टू बी ऑनेस्ट, Hmm. अभी हमारे लिए आप मुझे कोई भी ऐसा क्षेत्र बताइए जिसमें आप ऑनेस्टी के साथ कह सकते हैं कि आप विश्व गुरु हैं. आप एजुकेशन में नहीं हैं, ट्रू. आप मेडिसिन में नहीं हैं, आप टेक्नोलॉजी में नहीं हैं, आप मैथमेटिक्स, एक ज़माने में था जब इंडिया वाज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, क्योंकि उसमें आपको इतना टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं. उसका उदाहरण कौन है? रामानुजन. राइट. उस प्रकार का वो एजुकेशन भी आजकल हमारे हाथ से निकल गया. कारण वही है दैट वी हैव नॉट अलाउड दैट डोमेन टू फंक्शन इन अ नॉर्मल वे. अभी इंडियाज एजुकेशन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. करेक्ट. एंड आई बीन सीइंग इट फॉर 40-50 ईयर्स. ये आज की नया बात नहीं है. जहाँ एक ज़माने में, मैं आंध्रा का हूँ, आंध्रा यूनिवर्सिटी का मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, हमारे रिलेटिव्स, चाचा, अंकल वगैरह सब वहाँ पे थे. और इसी प्रकार से आप मद्रास की बात कर सकते हैं, कलकत्ता की बात कर सकते हैं, किसी भी भारत के इलाहाबाद जो भी है, पटना. उस वक्त ये जो प्रोफेसर साहब थे, दे वर एट द इंटरनेशनल लेवल. आमतौर पे कई सारे यूके, अमेरिका में पढ़ाई करके वापस आए थे. सम ऑफ देम वर एट द लेवल ऑफ नोबेल प्राइज, कहते हैं ना, जो पीयर ग्रुप उनके रिसर्च वगैरह. तब से लेके आज तक आप देखेंगे तो हर एक जो एजुकेशन संस्थान है, उसकी जो प्रोफेशनल एक्सेलेंस और इंटेग्रिटी वो काफ़ी सिकुड़ गया. आईआईटी को देखिए अभी आप. एक ज़माने में इंडियन आईआईटीज़ वर कंसिडर्ड टू बी राइट ऑन टॉप इन देयर ओन फील्ड.
maybe they were not getting the same kind of resources like MIT or Harvard or जो भी है, but their intellectual and academic excellence was recognized. I say this with sadness कि वो सब अभी जो है ना वो धीरे धीरे we are sliding backward, downward. एक नेल्सन मंडेला का बहुत फेमस कहावत है that true national power and security comes from education. True. And if you want to undermine national security, then you neglect education. That is the curse of Africa. उनका तो उस वक्त जो माइंड में था, साउथ अफ्रीका, apartheid, his own people, the black people who were denied education in the apartheid regime. Perhaps he was saying it in that context. But I am extrapolating and saying that that is so true of India. Correct. So unless we acknowledge these very, very, I would say, stark realities, हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे. Of ये course, मेरा of व्यक्तिगत course. राय है. Yes. And मतलब वो बनना नहीं बनना वो तो एक चीज़ है. And यार सुनो, अगर आप बन जाओगे ना, लोग अपने आप पहचानेंगे. आपको कहने की जरूरत नहीं है. exactly. That is my So point. that is existential. Yeah. You know, so Yeah. It's just that कि वो potential आपको realize करना पड़ेगा and then you'll have to work for that. absolutely. बट सर ये जो हम जियोपॉलिटिकल टर्न जो हम बात कर रहे हैं एंड एक तरह से आपने जो बताया कि कोल्ड वॉर के बाद से जो चेंजेस हुए नाउ मल्टीपोलर वर्ल्ड था, पहले तो बाइपोलर था, वहाँ से मल्टीपोलर हुआ, मल्टीपोलर से वी आर गोइंग इनटू अ वेरी डिफरेंट जोन जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हमें पॉकेट्स ऑफ पावर्स देखने मिल रहे हैं. वेयर डू यू थिंक कि मतलब दुनिया आज से अगर हम 50 साल बाद की बात करें तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं? वेयर विल दिस वर्ल्ड बी? क्योंकि न्यूक्लियर रेस की भी जो हम बात करते हैं तो एक वक्त था जब न्यूक्लियर रेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, देन थोड़ा शांति का टाइम आया, यूएस एंड रशिया के बीच में एक वो ट्रीटी भी हुई थी जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम और नहीं बढ़ाएंगे वेपन्स, बट नाउ वी आर बैक टू दैट जोन जहाँ पे हर देश एक दूसरे को न्यूक्लियर थ्रेट्स ओपनली दे रहा है. बिल्कुल. अगेन वेरी गुड पॉइंट. यू नो, इफ यू से अगर आपका जो इफ आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि वेयर विल वी बी एज अ वर्ल्ड 20 years, 25 years from now, which is a reasonable time frame. मैं कहूँगा कि हमारे सामने बहुत सारे चुनौतियाँ हैं विश्व के दायरे में. और सबसे पहले मैं कहूँगा कि भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जो बहुत बड़ा चुनौती है वो है क्लाइमेट चेंज. क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना भयंकर हो सकता है, इतना हम इस वक्त एक नाजुक मोड़ पे हैं, और उसका उदाहरण है हाल में पिछले 1-8 साल से जो आप फ्लडिंग देख रहे हैं अलग अलग विश्व के जो प्रांत हैं, या इस वक्त जो मैरीटाइम डोमेन में है. यू नो द फैक्ट कि द ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, इफ इट मूव्स अप इवन बाय 0.1, 0.2 degrees, it will have a tremendous change on the whole food chain in the oceans and the seas. That will impact the land. That will also impact monsoons, rains वगैरह. So the whole thing is very delicately balanced. And I think personally कि climate change जो है पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है. और जिस प्रकार से ट्रंप साहब, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है. I think that's a very, very alarming kind of sign. So I see that as an existential challenge. कभी कभी मुझे लगता है कि हम we have fallen off. So ये ना There is no hope. Exactly. But I don't want to be a pessimist. You are a channel with young, you know, people who are listening and But viewing. एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ हियर, क्लाइमेट चेंज की जब भी हम बात करते हैं स्पेशली जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ना, तो लोगों का स्विच ऑफ हो जाता है. एंड दिस इज व्हाट आई रियलाइज ओवर टाइम कि व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स एक्चुअली. जियोपॉलिटिक्स आप लड़ रहे हो जोग्राफिकल चीज़ों के लिए, एंड क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली उन्हीं सब चीज़ों को चेंज करने वाला है. लाइक फॉर एग्जाम्पल पिछले आई थिंक 3-4 साल से एवरी ईयर आई हियर दिस कि इस साल पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा हीट हुआ है, सबसे ज़्यादा गर्मी वाला ये सीज़न था. और हर साल ये सुनने मिलता है कि पिछले साल से ज़्यादा गर्मी इस साल हो गई एंड नेक्स्ट ईयर शायद उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी. नहीं, you know, this is that old story about वो कहते हैं ना that you put the crab या inside the pan of water and start heating it. धीरे धीरे गर्म तो धीरे धीरे गर्म होगा तो लगता है कि भाई Normal. अभी गर्म था, अभी थोड़ा और गर्म हो जाएगा, अंत में तो ख़त्म हो जाएंगे. I think I'm a vegetarian, but I've been following, reading all these things. Today, the global food chain has been completely contaminated by climate change and pollution. They go hand in hand. And today, I'm told, experts have said that if you look at seafood, you are actually ingesting plastic. राइट. We in India know that our cows are eating plastic. And I'm told, I have seen some studies which have said that
Even milk has got contaminated now because it's apparently research की बात है कि आप कितना बारीकी आप इसको check कर सकते हैं. So plastic has entered you. This is, I'm saying very, very, confidently that it is because of these factors. Correct. Pollution, climate change, etc., etc. All the things that have changed. I'm told again that today all the food that we are eating has become contaminated in different ways. Some of it is deliberate. जैसे अमेरिका में कहा जाता है that the whole meat industry, people are eating and ingesting, a lot of chemicals, other things. Even in India, आपको याद होगा पनीर का जो बड़ा बवाल हुआ था. That today we are in a world where we don't know. Fake news के अलावा आपका fake खाना भी आ गया है. These are all happening because of these changes that we are talking about. It's all driven by a combination of things, Correct. including market forces. Overconsumption is a big factor. Bilkul. So when you say what are the things that are going to impact us globally, I would like to highlight two things. One is climate change and all the other things that follow with it. दूसरा है ये महाविनाशक हथियार. मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ. आपने पहले सही कहा that in the last 2-3 years पहले जो deterrence होता था that the nuclear weapon had only one role, जिसको in the jargon and grammar we used to say it has a core mission. आपका core mission क्या है? To deter another weapon. America and former Soviet Union arrived at a very ugly but a kind of stability which was called MAD. MAD एक प्रकार का पागलपनी है. MAD is पागल, पर उसका एक्रोनिम है Mutually Assured Destruction, MAD. और मैं उस वक्त sometimes in lighter vein, sometimes in seriously, I used to say कि MAD is actually SAD. MAD is SAD. It is self-assured destruction. दोनों पक्षों का. और ये एलिस इन वंडरलैंड एक कहानी है in English. आपको शायद याद होगा that those who are familiar with that story, at one point, Alice, the young girl, is looking at the cat. And the cat keeps smiling. और वो कहानी इस प्रकार से जब हमारे बच्चे छोटे थे हम बताते कि Alice kept looking at the cat. And the cat was smiling. And the smile kept getting bigger and bigger. मैं repeat कर रहा हूँ. The smile kept getting bigger till the cat disappeared. And only the smile remained and the cat disappeared. तो more seriously मैं कहता हूँ इस वक्त विश्व में इतने परमाणु हथियार है. सबसे ज़्यादा 95% अमेरिका और रूस के पास है. Correct. बाकी 8-9% है चीन वगैरह वगैरह, जिसमें भारत भी शामिल है, फ्रांस, यूके वगैरह. पर इस वक्त विश्व में इतने भंडार है न्यूक्लियर वेपन्स एंड दी वॉरहेड कि उनका लाइफ टाइम का जो साइकिल है वो 5000 साल है. हाँ. तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे. अगर हिरोशिमा नागासाकी तो एक प्रकार से बड़े सिंपल बॉम्ब थे. अभी हमारे पास जो वेपन की एक्सप्लोजिव है न्यूक्लियर वेपन की वो 1000 गुना ज़्यादा है, मेगाटन में है. और अगर गलती से या क्रोध से, in anger, you can use the weapon can get detonated either accidentally or in anger. 2 options. Either way, the world is going to get finished. So my point as an analyst is that we are in a very dangerous area potentially. It should be acknowledged. There should be a very serious citizen effort to make global leaders. आजकल के leaders के ऊपर आपको विश्वास भी नहीं कर सकते हो. डोनाल्ड ट्रम्प साहब को देखिए. करेक्ट. वो पता नहीं कब क्या करेंगे. तो इनफैक्ट पाकिस्तान आसिम मुनीर correct. वो अमेरिकन सॉइल से इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट्स दे रहा है. इंडिया को नहीं, पूरे विश्व को. उन्होंने कहा कि हाफ द वर्ल्ड आई टेक इट डाउन एंड नॉट अ चूइंग. किसी ने कुछ नहीं कहा. इट वाज सीन एज जस्ट रूटीन. या सो आई एम सेइंग दैट बार बार ये कहा भी जाता है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, रिस्ट्रेंट, संयम, उसमें शब्दकोश का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है. सेमेंटिक, grammar, how and when words are to be used. So rectitude in nuclear semantic is also a contributory factor in ensuring deterrence. यानी कि आपके शब्दकोश में भी संयम होना चाहिए. करेक्ट. उसकी एक मर्यादा होती है. तो जिस प्रकार से प्यूटन साहब ने कभी कुछ कह दिया है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नॉर्थ कोरिया के लीडर से कहा कि माई बटन इज बिगर देन योर्स. आपको याद होगा. जी. सो दिस काइंड ऑफ जो कहते हैं ना लोअरिंग द बार ऑफ रेक्टिट्यूड इन टर्म्स ऑफ द सेमेंटिक एंड द लैंग्वेज इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ pattern that we are seeing. Yeah. So I would personally flag climate change,
and nuclear weapons as two issues that have the potential to destroy or damage large sections of humanity and the planet. वो भी हमको याद रखना चाहिए कि हम इस planet जो कहते हैं ना अर्थ भूगोल, हम कोई इसके मालिक नहीं हैं. करेक्ट. हम एक बहुत छोटा इसके भाग या पहलू हैं. तो हमारे लिए ये एक दायित्व है that we have to look after this planet, but we are not. तो मेरे ख्याल से जो आने वाले जनरेशन्स के लिए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना एक्सीडेंटली डेलिबरेटली फुकुशिमा हो गया था. करेक्ट. अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर एसेट्स को भी हम टारगेट करेंगे. यहाँ पे इजराइल ने ईरान को ऑलरेडी कर विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ जो कहते हैं विद इम्प्यूनिटी उन्होंने अपना वहाँ हथियार चला दिए इनके न्यूक्लियर एसेट्स पे. ऑल दीज आर वेरी वेरी डेंजरस डेवलपमेंट्स, क्योंकि अभी हमारी विश्व का जो अगर आप उदाहरण दें, इट्स लाइक अ कार with a reckless driver and there are no roads, there are no guardrails. आप जहाँ मर्जी जाना चाहते हैं आप विश्व को ले जा रहे हैं और खतरा है. So I think we have to step back and take stock, and India can do it. That is my point. We have the potential. हमने पहले भी किया था परमाणु हथियारों के संदर्भ में, पर हमको अपना आवाज़ उठाना चाहिए. पर इस वक्त भारत की भी स्थिति बहुत ही नाजुक है. अमेरिका की तरफ से दबाव आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का. देखना है कि चीन में क्या होगा जब मोदी साहब वहाँ जाएंगे. एक यहाँ पे मैं इंडिया चाइना का भी इसलिए लास्ट पॉइंट है दैट वी हैव अ वेरी सीरियस इशू बिकॉज आर टू लार्जेस्ट पावर्स जियोपॉलिटिकली जिसके साथ हमको अपना स्टेबल संबंध रखना चाहिए. एक है अमेरिका, दूसरा है चीन. इस वक्त दोनों के साथ टेंशन है. सो दैट इज माई पॉइंट दैट वी आर इन अ डिफिकल्ट स्पॉट. करेक्ट. सो हियर्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि इज अमेरिका रियलाइजिंग कि उसकी अब वो पावर्स की लिमिट्स पे है, बिकॉज एंड इसको मैं चाइना से भी लिंक करूंगा, बिकॉज फर्स्टली डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हमारे टैरिफ वॉर शुरू होते हैं. एक टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप खुद कहता था कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, मोदी जी का और उनके इक्वेशन सबको पता है. सेकेंडली नवारो जो स्टेटमेंट दिया उसने कि यूक्रेन का जो पीस है वो न्यू दिल्ली के थ्रू जाता है. निकी हेली ऑन द अदर हैंड कहती है कि एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ कर रहा है. एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हम हैं भारत, हमें $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है. एंड उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब यही आएगा क्योंकि टैरिफ की वजह से बहुत इश्यूज होंगे. एंड ऑन द अदर हैंड क्योंकि हम चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था. सो सोलर एनर्जी में जो हमारा 2030 का टारगेट था वो हमने 25 में कंप्लीट कर लिया, बट मेजॉरिटी ऑफ आर सोलर इम्पोर्ट्स वो चाइना के थ्रू आते हैं. तो हम बहुत डिपेंडेंट है. सो हाउ आर वी गोइंग टू स्ट्रेटेजिकली बैलेंस चाइना यूएस, किस तरह से बैलेंस कर पाएंगे? वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त भारत के लिए navigating the relationship with both China and India, America will be the biggest geopolitical challenge. और मुझे लग रहा है कि हमारे चुनौतियां बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत राय है. आई होप आई एम प्रूव्ड रॉन्ग. डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो डील मेकर हैं और इस वक्त उन्होंने देख लिया, जैसे होता है ना स्कूल में आप बुली की बात करते हैं और उसने एक बकरा को पकड़ लिया तो पैटर्न वही चलेगा जब तक कुछ इंटरवेंशन बाहर से नहीं होगा, मान लीजिए टीचर से या कहीं और से. वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और भारत के साथ संदर्भ में वो यू कैन नॉट अप्लाई द सेम प्रिंसिपल. बट मुझे लगता है कि रूस की वजह से, एक प्रकार से चीन की वजह से भी, ब्रिक्स का जो हम बना रहे हैं गुट, वो भारत के ऊपर अपना दबाव बढ़ाएंगे. बिकॉज विथ चाइना अमेरिका हैज़ अ वेरी उनका एक वल्नरेबिलिटी है, डिपेंडेंसी है. भारत के साथ उस प्रकार का डिपेंडेंसी नहीं है. वो भारत के ऊपर 50% क्या 55-60 तक भी जा सकते हैं. उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. चीन के साथ यदि वैसे करेंगे तो अमेरिका के जो नागरिक हैं उनके डेली जो कंज्यूमेबल आइटम्स है उसके ऊपर असर पड़ेगा काफ़ी तुरंत. तो ही विल नॉट डू दैट इन अ हरी. इसलिए मुझे लगता है कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में रहेंगे, भारत का जो इस वक्त बायलैटरल रिलेशनशिप अमेरिका के साथ काफ़ी अनइवन होगा. करेक्ट. दूसरा चीन, हालांकि वांगी साहब यहाँ आए थे, मोदी साहब पब्लिकली उन्होंने ये भी कहा कि जो टैरिफ यूएस ने लगाया इंडिया पे उसके बारे में भी उन्होंने पब्लिकली बात की. उन्होंने यूएस को बहुत कुछ सुनाया उसके बारे में. करेक्ट. एंड दिस इज समथिंग, ये एक और मेरा सवाल है कि ये डेलिबरेटली चाइना कर रहा है भारत और यूएस के रिलेशंस को खराब करने के लिए, क्योंकि इन द पास्ट दे हैव डन द सेम थिंग. करेक्ट. दे आर क्वाइट केपेबल. लेट अस नॉट फॉरगेट दैट चाइना इज अ वेरी astute diplomatic player. वुल्फ डिप्लोमेसी. If you remember the nuclear deal, when America was supporting India, जॉर्ज बुश साहब, यहाँ पे मनमोहन सिंह साहब, who was playing the spoiler?
China. चाइना. So China will not leave an opportunity unutilized. Hmm. तो ये जो बुलिंग वाला स्टेटमेंट है, आप शायद उसी का जिक्र कर रहे जी. हैं, दैट हैज बीन आई थिंक डन डेलिबरेटली टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ situation or a difficult situation for India. But at the end of the day, Jayesh, by and large, I would say that most major countries will make their policies based on what they think is their long-term interest, Hmm. more than the personality. The personalities are important to take the policy forward. A good example is American policy towards China. Hmm. If you remember, maybe the younger generation is not aware, till the early 1960s, America did not recognize China. Correct. It only recognized Taiwan. Hmm. It was the Republic of China. But it was obviously an absurd situation that you do not recognize a 1 billion strong country. Halaki at that time there was 600, 700 million. So Nixon and Kissinger are the instruments for taking this policy forward. And on the Chinese side, Mao Zedong and Zhou Enlai are the two interlocutors. America makes a very dramatic U-turn in its policy. But in hindsight now we can say that the policy was misplaced. Hmm. Because they did it for geopolitical reasons. Correct. They wanted to get China away from USSR. Interestingly, India became closer to the USSR because of the shift. I keep saying कि geopolitics is a bit like tectonic plates. Geology में जो हम कहते हैं ना, जो plates का movement होता है. So India went closer to the USSR, China went to the American camp, वगैरह, all that happened. So today there is a similar kind of shift taking place, and you can see that America is trying to wean Russia away from China. China is trying to ensure that India does not go into the American camp. Correct. Russia is very concerned about not becoming too subservient to China. India does not want too much of dependence on Russia for its military and strategic and have only one vertical. So these are all the, among these four countries. If you bring Japan into the combination, it's a bit like mathematics. If you have only one player with a dyad, you have a certain number of permutation combination. If the dyad becomes a triangle, the numbers change. So if you become 4, it is one kind of complexity which I just outlined. If you bring Japan, it becomes a different, kind of combination within the context of Eurasian geopolitics. वहाँ से आप यूरोपियन यूनियन को भी शामिल कीजिए, और यदि लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील, अर्जेंटीना become a formidable, kind of entity in the next future, or the other possibility is Africa. Africa has enormous potential in terms of HR, demography. We don't know when and how that needle will move. But if Africa becomes, yesterday I was looking at some figures of Sudan. South Sudan and Sudan are now in a very terrible situation because of cholera. Yes. But they have enormous potential. Nigeria, enormous potential, both in terms of demography and resources. So I'm saying the plates are likely to take a certain movement. And for India, the current period is very, very, I would say, challenging. हम ज्योतिष नहीं बनना चाहते हैं, पर जो कहते हैं ना कि आपके जो नक्षत्र हैं वो उतना सही नहीं है. कई प्रकार के जो कठिनाइयाँ और उथल आपके सामने आने वाला है. And but I think India again has the potential if we come back to that original point I was making about integrity. आपकी जो दायित्व है, चाहे आप हुकूमत में रहें या आप नागरिक हो या आपका कोई सामाजिक जिम्मेदारी हो या आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप व्यापार में हैं, जो भी है, एवरीबडी हैज़ देयर इंटेग्रिटी. आप अध्यापक हैं, सो यू शुड बी द बेस्ट टीचर. आप डॉक्टर साहब हैं, तो यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्सेस एंड वॉट एवर लाइक दैट. द गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सिटीजन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट. सो ऑल ऑफ दैट, लाइक द इकोसिस्टम इन नेचर, has to find its highest level of integrity, which I think India has. in रामराज है क्या? रामराज वही तो है. तो यदि हमारे पास इतनी कल्पना की शक्ति है कि हमने, आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले भारत ने कल्पना किया था. हजारों साल हमने उस जो कहते हैं ना मूल्यों के ऊपर हम आगे बढ़ रहे थे. लगता है अभी हम हिचक गए हैं कुछ. मुझे ये मेरा व्यक्तिगत राय है. कई सारे अभी हमारे देश में जो घटनाएं हो रही हैं, मैं कहूँगा कि वो जो ईमानदारी, इंटेग्रिटी, उसमें हल्का सा जो कहते हैं सवाल उठते हैं.
बट सो ऑन द अदर हैंड मतलब जैसे अगर हम चाइना की बात करें अब, क्योंकि एक तरह से रिकैलिब्रेशन हो रहा है, चाइना की भी प्रॉब्लम्स कम नहीं है, चाइना के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स है। ऑफ कोर्स उनकी इकोनॉमी के बारे में एवरीवन नोज नाउ कि वो डाउनहिल थोड़ा गया है, एंड दे नीड इंडिया अ लॉट फॉर देयर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। अब उसमें हम जब रिकैलिब्रेट करेंगे सब कुछ तो हमारे बॉर्डर इशूज़ ऑफकोर्स सामने आएंगे, एंड एस जयशंकर जी ने बहुत बार ये कहा है कि बॉर्डर इशू जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सो वेयर डू यू सी दिस कि हम बॉर्डर इशूज़ को किस तरह से उनके साथ सॉल्व कर सकते हैं? इज़ दिस द टाइम कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं इस मोमेंट का, और इज़ दिस लाइक वो पीसमिल अप्रोच है एक तरह से? मेरे इस पे ऑन दिस माय व्यूज आर स्लाइटली नॉट सो पॉजिटिव। अभी वांगी साहब जो आए थे भारत में, कुछ ऐसे लोगों के जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और सम पीपल वर काफ़ी अपबीट पॉजिटिव कि अभी बदलाव आने वाला है, मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं वगैरह वगैरह। बट आई थिंक स्ट्रक्चरली चाइना एंड इंडिया हैव अ नंबर ऑफ डाइवर्जेंसेस, मीनिंग इन एशिया। संक्षेप में बार बार यही कहा जाता था दैट चाइना, गोइंग बैक टू द टाइम ऑफ नेहरू एंड माओ त्से-तुंग, तो वांटेड यूनिपोलैरिटी, जिसमें चीन अकेला ध्रुव या यूनिटरी पोल बनेगा। दे डिड नॉट वांट द इमर्जेंस ऑफ जापान और इंडिया। सो फॉर 40-50 years दैट इज हाउ चाइना हैड कंडक्टेड इटसेल्फ। मुझे नहीं लगता है कि चीन का जो वर्ल्ड व्यू है उसमें कोई बदलाव इस प्रकार का आया है कि वो भारत और जापान दोनों को एक प्रकार से एशिया के महाद्वीप में एज मेजर पावर, शक्तिशाली देश के रूप में उनको देखते हुए उनके साथ सहमति वो बनाए। वो एक सबसे बड़ा बुनियादी पॉइंट है। उसके अलावा अगर आप जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आज के जियोपॉलिटिक्स, जापान जो है वो अमेरिका के पक्ष में पूरा वो मिलिट्री एलाय है। सो दैट मे नॉट चेंज अनलेस अमेरिका डज समथिंग दैट विल कंप्लीटली इरोड और डाइल्यूट जापान्स ट्रस्ट इन अमेरिकाज क्रेडिबिलिटी, अम्ब्रेला वगैरह वगैरह। एक पॉसिबिलिटी है वहाँ पे पेनिनसुला में, अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कोई बदलाव आ जाता है पॉलिटिकली, सपोज दे बिकम वन, हाइपोथेटिकली, आफ्टर ऑल एट वन टाइम द टू वियतनाम्स, नोबडी थॉट कि साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम यूनाइट हो जाएंगे, हो गया था। कॉन्सेप्चुअली थियोरेटिकली मैं कह रहा हूँ कि सपोज देयर इज अ rapprochement or something which makes Korean Peninsula unified and Taiwan is resolved peacefully, ईस्ट एशिया का पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगा। एट विच पॉइंट जापान विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट कि वो किस पक्ष में जाएगा। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट इंडिया वुड हैव टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर। बट फॉर नाउ चाइना इज ओनली फोकस्ड ऑन अ यूनिपोलर एशिया, नो जापान, नो इंडिया। सेकेंडली, विद इन साउथ एशियाज जियोपॉलिटिक्स आप देख ही रहे हैं, वांगी साहब यहाँ आए थे, काफ़ी खूबी हुई थी उनका विजिट के बारे में, पर तुरंत उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए। करेक्ट। एंड वी नो दैट इवन इन ऑप सिंदूर पाकिस्तान वाज गेटिंग द काइंड ऑफ सपोर्ट इंटेलिजेंस तो पूरा वहीं से डेट्रीमेंटल फॉर इंडिया। मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई बदलाव आएगा। So India's security interests are being adversely impacted by the actions of China. बट सर हियर्स अनदर थिंग, क्योंकि पाकिस्तान अब रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा यूएस के तरफ भी उसका झुकाव रहा है, एंड दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर चाइना। तो हाउ डू यू सी कि ये डेवलपमेंट किस तरह से रोल ये नहीं बदलेगा। अगेन आई थिंक देयर इज अनदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑन दैट फैक्टर बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑलवेज बीन एम्पैथेटिक सपोर्टिव ऑफ पाकिस्तान, नॉट नाउ, गोइंग बैक टू द 50s and 60s जब अयूब खान थे वहाँ पे। At that time, if you remember, Pakistan was being used for launching American planes to spy on Russia. That was the great U2 incident वगैरह वगैरह जो हुआ था। From then to now, Pakistan's geography gives it a very, very distinctive geostrategic relevance for America. Because of geography, they could do something in relation to Russia. Now, because of geography, they want to do or keep an eye on Iran, Pakistan and the Persian Gulf. So for a variety of reasons, Pakistan will always be treated with a lot of empathy by America. अभी दोबारा आपके viewers को याद दिलाने के लिए, Pakistan became nuclear because of support from America and China. We should not forget that. Pakistan was seen as a frontline state in the global war on terror. Even though Osama bin Laden was in Abbottabad, तभी भी अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा
that Pakistan is our ally in terror. So this is not going to change. So India has to accept that as one of its own. जो मैंने कहा ना कि चुनौतियां बहुत सारे हैं, तो चीन के संदर्भ में ये जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, I don't see them changing. How much does China need India? That will depend on the global trade pattern. Suppose the United States and China have, दोबारा एक बार उन्होंने उनको धमकी दिया कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे. अगर कोई ऐसा मान लीजिए सिचुएशन हो जाता है जिससे अमेरिका एंड चाइना ट्रेड रिलेशनशिप कम्स डाउन टू अ वेरी लो पॉइंट, and then China is looking for fresh markets, then India becomes relevant. Correct. So these are the kind of permutations and combinations. But as of now, again, I say this with a lot of sadness, India's GDP, India has one, $5 trillion आपने GDP बना दिया. That GDP does not translate into significant per capita. Correct. Why is China exporting ladies' bags to America and Europe? Because वहाँ पे खरीदने वाले हैं, बड़े संख्या में, परचेजिंग पावर है. भारत में अभी तक उस प्रकार का नहीं है. आपके एलिट के पास है, तो आप, बट नॉट 900 million Indians. Maybe 10 million Indians will be in the higher income bracket, या क्या बोलते हैं उसको, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वगैरह वगैरह, HNI, बट नॉट द रेस्ट ऑफ इंडिया. सो अनलेस वी ऑल्सो मूव अप इन द पर कैपिटा, we do not become a significant market. That is my limited observation. So that is why my point is that with China, geography won't change. अमेरिका के साथ एक ज़माने में हमारे रिश्ते बहुत ही ख़राब थे, बहुत ही ख़राब. निक्सन साहब ने इंदिरा गांधी के ऊपर इस प्रकार का शब्द उन्होंने प्रयोग किया था जो कि कहने में भी शर्म आती है. पर उसके बावजूद अमेरिका प्रोवाइडेड फूड एड टू इंडिया. इट्स नॉट दैट दे स्टॉप्ड योर फूड. They did not use food as a weapon. उसके बाद भी हमारे रिश्ते बहुत ही ख़राब थे परमाणु मामले के ऊपर. But India was able to turn it around because of Prime Minister Vajpayee, because of Prime Minister Narasimha Rao, Prime Minister Manmohan Singh. And today we are in a situation where we have gone over the nuclear problem. India has got a special status because of America. Correct. We should not forget that. तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ट्रम्प साहब जब तक रहेंगे, चुनौतियां भारत के लिए दोनों पक्षों से आएगा, अमेरिका से भी आएगा, चीन से भी आएगा. इसको झेलने के बाद होपफुली इंडिया विल बी एबल टू डू इट्स ओन इंटरनल रीवायरिंग, विच हैज़ टू स्टार्ट विद एजुकेशन, ट्रू, विच हैज़ टू स्टार्ट विद रिमूविंग गार्बेज, क्लीनिंग योर रिवर्स, बेसिक्स. अगर आप वो बेसिक्स के ऊपर आएंगे, देन ऑटोमेटिकली जो कहते हैं ना, वी हैव अ सेइंग दैट ऑल बोट्स राइज टुगेदर. सो इफ़ यू हैव एन इकोसिस्टम दैट इज एनेबलिंग, जो चीन ने किया, China is a very good example of having an ecosystem that enabled human security and human prosperity. Correct. To increase for all their citizens, most of their citizens. We should aspire for something like that, which I believe we can do. आपने green revolution किया था. From where we started, we are now food surplus. Milk revolution, जो कुरियन साहब वगैरह ने उस वक्त किया था, from milk deficient. हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे, दूध नहीं होता था पीने के लिए, बहुत मुश्किल से गाय आओ, भैंस ले आओ, एक दूध वाला आता था. टुडे वी आर मिल्क अबंडेंट. सो इफ इंडिया अप्लाइज इट्स माइंड, आई बिलीव वी कैन डू इट, बट वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स. करेक्ट. इन रिकग्नाइजिंग आवर इनएडिक्वेसीज. करेक्ट. इनफैक्ट चाइना की जो आपने बात की, तो माओ के बाद में जब डेंग आए थे, डेंग शाओपिंग, उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से चाइनीज़ जो लोग थे उन्हें ऊपर लाया था. एंड येट टोल्ड देम कि मैं तुम्हें प्रॉस्पेरिटी देता हूँ, यू गिव मी व्हाट आई वांट. तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन, व्हिच इज ओबीडियंस. या ही वांटेड, आफ्टर ऑल चाइना आल्सो हैड अ चैलेंज. तिएननमेन was a huge challenge for the Chinese Communist Party. That was a dhakka for Deng Xiaoping also. But you're right, he told them, I'll give you prosperity, yes, but I want complete obedience to the party. And that is what they have achieved. करेक्ट. बट सर आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप इस साइड पे रहेंगे और चाइना की तरफ से आपको जब तक ये वाला सिचुएशन देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा वो बैलेंस वहाँ पे बना के रखना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू फिगर आउट योर ओन थिंग्स. बट अगेन शी जिनपिंग, वी नो फ्रॉम अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स नाउ कि बहुत टाइम से गायब है. चाइना के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल भी देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट उसके कुछ साइंस देखने को मिल रहे हैं इनसाइड द पार्टी.
एंड यहाँ पे फॉर डोनाल्ड ट्रम्प इट इज़ हिज लास्ट टर्म. डू यू थिंक कि अगर वहाँ से शी जिनपिंग चले जाते हैं, यहाँ से डोनाल्ड ट्रम्प चले जाते हैं, हम रिकैलिब्रेट कर पाएंगे अपने रिलेशंस को विद बोथ द नेशंस? You know, hypothetically, I would say, hypothetically, मान लीजिए President Trump finishes the second term and he goes. But there is a question mark because he's been saying, मजाक में कभी कहते हैं, but it could be serious, कि I will change the constitution and become like Xi Jinping. I'll be emperor king for life. उनके जो सपोर्टर्स हैं उनमें से कोई तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए रिलीजन इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है. ये मेरा व्यक्तिगत राय है. अमेरिका में कई सारे ऐसे लोग हैं who believe that President Donald Trump is like the return of Christ. बाइबल और क्रिश्चियनिटी में एक है mythology that to save the world there will be a rebirth, the return of Christ. You know, it's a whole kind of mythology. कभी कभी जब आप डोनाल्ड ट्रम्प को इलेक्शन में देखते थे, वो अपने हाथ ऐसे करके क्राइस्ट साहब जैसे, यानी कि जीसस क्राइस्ट जैसे, वो अपना इमेज बनाते हैं और कई सारे लोग मान जाते हैं वहाँ पे. आई एम टोल्ड, आई बीन ओनली रीडिंग अबाउट दिस, आई हैव नॉट विजिटेड अमेरिका रिसेंटली, पर कहते हैं कि दैट इन मिड वेस्ट वगैरह जो उनके खास सपोर्टर्स हैं, दे रियली बिलीव दैट ही हैज़ बीन सेंट बाय गॉड. कभी कभी वो भी कहते हैं दैट गॉड सेव्ड मी, उनके ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट, सो दैट आई कैन सेव अमेरिका. सो वी डोंट नो, बट एज लॉन्ग एज ही इज़ देयर, आई थिंक ये टेंशन जो है वो रहेगा. वहाँ पे शी जिनपिंग साहब इज प्रेसिडेंट फॉर लाइफ. उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया है. वेदर दे वुड बी अ रिमूवल ऑफ शी जिनपिंग बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज और मैन मेड कॉजेज or because of some internal political rearrangement is a possibility, is a certainty actually, I would say, because आप चीन का इतिहास देखिए, 4000 साल से लेके आज तक they used to say the emperor is always insecure because he doesn't know कब उनको गद्दी से हटाया जाएगा. इनके तो फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह को उसने खुद नहीं गायब कर दिया. डिफेंस मिनिस्टर भी गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर उथल तो हो रहा है, बट एट द मोमेंट वी आर स्पीकिंग इन द एंड ऑफ August 2025, I would say he appears to be in control of whatever is happening. So I think India would have to accept. For him, Taiwan is number one. Taiwan का reunification के बाद, I am sure that China would turn towards other issues, जिसमें इंडिया अभी तो हाल में तो साहब वो तिब्बत गए हैं. Correct. Tibet is a big issue for them. They don't know what will happen after the Dalai Lama. And again, conceptually, let me sort of, if I have time, I want to elaborate this point. Territoriality and China is a very important kind of connection. बार बार ताइवान के बारे में वो कहते थे कि स्प्लिटेस्ट फोर्सेस, स्प्लिट, तोड़ना, एंड दैट ताइवान मस्ट कम बैक टू द मदरलैंड. तो उनका भी जो इमेज है भारत माता जैसे, उनका एक मदर है, मदरलैंड. ताइवान मस्ट कम बैक टू द मदरलैंड. हांगकांग पहले आ गया था, अदरवाइज इट वाज सीन कि उनके लिए जो पॉलिटिकली जो बिग टिकट आइटम्स इन टर्म्स ऑफ completing the motherland, geography of the motherland, Hong Kong has to come back, वो आ गया है. Taiwan has to come back, and they have to consolidate the periphery. Correct. क्योंकि चीन का आप geography देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, geography is the foundational subject. आप geography समझ जाइए, भूगोल, बाकी सब अपने अपने जगह पे it will fit. Historically, for 4,000-5,000 years, Beijing, the so-called seat of power, has always been very, very concerned, बहुत चिंतित थे वो, about the boundary, the perimeter of China. और slowly जब उनका demography consolidate हो गया, and the Han ethnicity became the majority ethnicity, जो कि 90% के आसपास, उससे शायद ज़्यादा होगा. The other 8 to 10% are inhabiting in the periphery. Correct. Starting from outer Mongolia, you turn left from there, you come towards Xinjiang, you come further towards Tibet, go towards Kunming, turn around eastward, and then you have eastern China, Taiwan, and you come back to Mongolia. So this is broadly the, you know, जो एक ellipse जैसे है चीन का जो geography. So the emperor or the Beijing, the seat of power, the Han, was always very, very concerned about the periphery. And they say that the emperor could never sleep because he didn't know where the foreign invader would come from. Today, I am saying that Xi Jinping, as the president of China, chairman of the party, chairman of the Central Military Commission, is exuding the same aspiration. उद्देश्य क्या है? Unification of the motherland. Taiwan should come. After Taiwan comes, I will address the periphery, जिसपे Tibet, Arunachal, all these will come.
And I think that is where India's problems are likely to increase. Because unke man mein jo ideologically, the unification of the motherland has been given a sacred status. And just as we talk about Donald Trump and religion, India and religion, Modi and Hindutva or Hinduism, China and ideology, which is communism and unity of motherland. These are all very strong forces. Correct. How you manage them both domestically and externally are going to be the challenges, as I see it, for each of these countries. Donald Trump has a huge domestic problem. America has never been so divided as it is today. India has a huge domestic problem. The polarization in India today is of a level that we had never imagined. China is deeply divided between its own so-called elites, non-elites, liberals, non-liberals, those who want to have a good relationship with America, those who want China to become more authoritarian. Democracy So these are very interesting, I would say, developments, and all of them are being aggravated, और जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी की वजह से उसका उथल और बढ़ रहा है. तो आपका अभी जो नया कॉम्प्लेक्स है, इट इज टेक्नोलॉजी एंड मार्केट. हाउ टेक्नोलॉजी इज शेपिंग द मार्केट एंड मार्केट इज शेपिंग टेक्नोलॉजी एंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन सोसाइटी. करेक्ट. अभी आपका सेल फोन जो है, दैट इज द न्यू ओपियम. लोग कहते हैं कि आजकल कोई किसी से बात नहीं करता है. करेक्ट. 100 साल पहले चीन के बारे में यही कहा जाता था कि पूरा चीन इज इन अ स्टूपर. ऑल ऑफ चाइना इज एडिक्टेड. जैसे कई बार भारत के कई प्रांतों के बारे में कहा जाता था कि ड्रग एडिक्शन हो गया है, पीपल आर इन अ स्टूपर. टुडे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इन अ साइबर स्टूपर. अगर आपके पास सेल फोन है एंड यू हैव डेटा, करेक्ट, एक्सेस टू साइबर, you are in your own world. This is a huge problem It in is. Japan. So I'm saying that this technology and market and society is a completely new area for the whole world, for all of us. So I think these are the issues that Correct. we should be deliberating about very, very objectively when you say challenges. Yeah. So I'm saying climate change, nuclear, and this new dynamic. These are our. And so जो एक थर्ड चीज़ है, मतलब I somewhere feel कि इंडिया इस वक्त 3 मेजर पावर्स के बीच में है. वन इज़ चाइना, वन इज़ यूएस, उन दोनों की हमने बात कर ली. थर्ड वन इज़ रशिया. एस जयशंकर जी अभी रिसेंटली रशिया में थे, मॉस्को में. उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स भी दिए वेर इन ही एक्चुअली टारगेटेड अमेरिका एंड ही स्पेसिफिकली मैंशन कि EU ज़्यादा तेल खरीदता है, चाइना ज़्यादा क्रूड खरीदता है एंड स्टिल टैरिफ्स हम पे लगाए जा रहे हैं. तो वी आर बीइंग टारगेटेड दैट वे. एंड रशिया से उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से चल रहा था वैसा ही चलेगा, ट्रेड रुकेगा नहीं. ये इनफैक्ट ट्रेड बढ़ाने की बात भी की गई. उसमें फिर रशिया ने कहा कि कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी होंगे, विच आई एम फीलिंग इज की जो लोकल करेंसीज है उसमें अब होगा डील. इट पहले भी होता था, रुपी रूबल जो होता था, रुपी रूबल, करेक्ट. तो वो होगा. रशिया ने कुछ डिस्काउंट्स भी दिए, आई थिंक 5%, 10% डिस्काउंट्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न यहाँ पे भी आ गया है कि जैसे जैसे वहाँ से यूएस हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ाते गया, यहाँ हमने एक फ्रंट चाइना के साथ ओपन किया, एक फ्रंट रशिया के साथ किया. रशिया के साथ तो खैर पहले से ही था, अब उसे हमने और स्ट्रॉन्गर बना दिया. इन द कमिंग टाइम ये इक्वेशन और कैसे बदलेगा? देखिए जयेश, इसमें ना देयर आर सम स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस. द पॉइंट यू मेड, आई थिंक टुडे कंट्रीज लाइक रशिया एंड जापान, उनके लिए डेमोग्राफी एक बहुत बड़ा चुनौती है. ओके. देयर पॉपुलेशंस आर डिक्लाइनिंग. And population will matter. Despite technology, when you talk about this comprehensive national power, population has a very, very important, I would say, relevance in that matrix. And the problem for countries that have reached high levels of prosperity and per capita is that their fertility is now well below replacement rate. Japan is a prime example. European Union में Western European countries are having a population crisis. Russia is also having a population crisis. So for India, while Russia is a reliable partner, in the ultimate realpolitik जो consideration है, the total GDP will be an important factor. In that ladder, United States, as we said earlier, 3 or 4 of the European countries like France, Germany, Britain, to an extent, will remain relevant. Japan will remain relevant. And ASEAN as a whole, because it has a GDP that's almost equal to India. So India has to engage with these countries for the future. अभी हम 2025 में हैं, नक्शा हमें बनाना होगा 2050 के लिए. करेक्ट. 2047 का एक वो जो रोड मैप है, और 2047 का ही आप दीजिए. By which time I think Russia will go down even further in terms of total GDP. करेक्ट.
अगर आप वर्ल्ड बैंक या IMF या किसी का भी आप प्रोजेक्शन देखिए, इंडिया विल मूव अप, but Russia is likely to move down. So therefore, we have to keep the relationship going to make sure that our core interests we can benefit, just as Russia would like to benefit. The best example for India, BrahMos सब लोग जानते हैं. Being a naval man, I want to add, India's success in nuclear propulsion, underwater nuclear propulsion, जो हम submarine पनडुब्बी के साथ जो जुड़ाते हैं, that is because of the cooperation we received from Moscow, from Russia. Going back to the days of former Soviet Union, यानी कि India got its first nuclear submarine on lease when Gorbachev was there, Right. when the Soviet Union was there. We have maintained that cooperation, both sides have built on it, and that is how India has acquired some competence in underwater nuclear propulsion. तो रूस की जो अहमियत है वो बहुत ही खास है, उसमें कोई शक नहीं है. We have not reached this level of cooperation with the United States. हालांकि नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, आपने मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट ले लिया, ड्रोन ले लिया, वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले लिया, बट इट्स ऑफ अ डिफरेंट क्वालिटी. बेशक आप $50 बिलियन की बात कर सकते हैं, बट द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिक असिस्टेंस वी आर गेटिंग फ्रॉम मॉस्को is very different, and that is why Right. we have to maintain, or we should remain invested there. But for the long term, I'm just saying again as an objective, as a fact, that Russia would not be as relevant in terms of its own GDP. It may still have nuclear weapons, but it would not be in the comprehensive national power, Correct. framework. एंड सर, क्योंकि हमने 2047 की वो जो बात की, वो जो एक रोड मैप है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये चीज़ खुद कही थी कि अगर 2047 तक हमें वो डेवलप्ड नेशन वाला गोल पूरा करना है, वील हैव टू ग्रो एट 8% एवरी ईयर. नाउ विथ सैंक्शंस, विथ ट्रेड वॉर्स, विथ व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड द होल जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड, 8% पे ग्रो करना सीम्स वेरी डिफिकल्ट. और किसी भी नेशन के लिए डिफिकल्ट होता अगर आपको 22 साल कंटिन्यूसली ग्रो करना है. Where do you think कि by 2047 फिर रियलिस्टिकली इंडिया होगा अगर हम सेम पेस पे चलते रहे तो? जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं और जो कठिनाइयाँ हैं वो इस वक्त काफ़ी जटिल हैं. सो व्हेन यू आस्क मी 2047 विल वी रीच द स्टेटस ऑफ अ डेवलप्ड नेशन, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं. अपार्ट फ्रॉम जस्ट talking about dollars or the fine fiscal part, there are also human security indicators. Correct. That we should attain for. And my current assessment is the probability is lower in August 2025 than it was in August 2024. And I expect the next 2 to 3 years will become even more turbulent. So we are looking about perhaps a period from 2029 onwards for India to stabilize. That means your time frame is reducing. Today we have 22 years to reach 47. In 29 you'll have only 18 years. So you'll have to go beyond 8%, which if you look at it very objectively is not feasible. Correct. Given all the other parameters. So I think India would have to wait longer and focus more on human security than per capita to really move up in a comprehensive way, Got it. holistic way. Okay. So coming to the end of this podcast, and एक चीज़ है जो मतलब आई नो एवरी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट उन्हें ये क्वेश्चन पसंद नहीं आता है बिकॉज दिस इज़ वेरी मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर वाला क्वेश्चन, बट फॉर माई ऑडियंस, डू यू थिंक कि मुझे पूछने के लिए भी सर ये बहुत वियर्ड लगता है कि डू यू थिंक कि आने वाले कुछ सालों में वील 3 या वर्ल्ड वॉर 3? Let me answer this carefully. Will we see a World War III? I fear that the potential for major conflict, even if it does not become a world war like we saw in World War I and World War II, the potential for a major conflict is increasing. And one of the very, very tangible examples जो मैं देना चाहता हूँ, जहाँ तक विश्व का जो महाविनाशक हथियारों की जो असेसमेंट अंदाज़ा होती है, देयर इज़ एन एटॉमिक क्लॉक. बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट एक मैगज़ीन है, शिकागो से आती है, तो उन्होंने एक
क्लॉक Right, बनाया there's था। this clock. तो उसका जो नीडल है उसको वो हर एक साल बहुत गहराई बहुत बारीकी तरीके से समीक्षा करके वो उसको आगे या पीछे करते हैं। Hmm. इन द लास्ट 2 years दैट नीडल हैज़ बीन स्लोली मूविंग टूवर्ड्स, कहते हैं आर्मगेडॉन, यानी कि पूरा विश्व का एक भयंकर तरीके से परमाणु हथियारों का जंग होने का संभावना है। सो यूजिंग दैट मॉडल आई वुड से कि जो पोटेंशियल है प्रोबेबिलिटी फॉर अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट आई फियर is increasing. So you can see I've given you a cautious answer without giving you a yes no. So technically the world is sitting on powder keg right now. I think so. Alas, I think so. I wish it were not so. And I hope that the younger generation that is tuning in and listening to your podcast, which I would say are very good and very educative for everyone, I hope they will be able to apply their mind, because the change has to come from the citizen. Hmm. Right. So thank you so much for this conversation. I think ये एक वो reality check वाला conversation था in our parlance. It's called black pill. कि आपने किसी को black pill दे दिया, you gave अच्छा, them a reality check of what's happening. And of course there are credible threats to the world and उसे हमें solve करना बहुत ज़्यादा necessary भी है. बिल्कुल। And as you rightly pointed out कि इंडिया में वो potential है, we just need to realize it and work upon it. And जो I'm sure कि आने वाली at least I can tell you कि मेरी generation को वो काम करने में बहुत ज़्यादा interest है. It's just that कि क्योंकि systems इस तरह से हमारे देश में build किए गए over the years कि कुछ प्रॉब्लम्स आती है जब भी कोई कुछ काम करना चाहता है, एंड आई फील कि आने वाले सालों में वो रिजॉल्व होगा, एंड देयर इज एटलीस्ट अ ट्राई। No, on that I fully agree. I'm a great believer in the younger generation. मैं बार लोग मेरे मजाक में कहते हैं, I have recently, my wife and I have become, as we say, freshly minted grandparents. So when we look at our grandchildren, and I know some very capable younger people, including you, I would say your peer group, I see hope there. That is why I am so keen to engage with younger generation and at least share our experiences, saying that our generation failed you. You don't fail our grandchildren. That is my, advocacy. Perfect. Thank you so much, sir, for this conversation. Thank you, this was really insightful. Thank you so much, sir. Thank you.